Hello, dear students. Myself Rajiv Singh. I'm a Plus educator on an academic platform, and I'm known for guiding the young aspirants for the GATE exam and engineering service examination, as well as civil service examination, if the students want to write it from mechanical as an optional subject. By the way, I'm also known for teaching production, material science, and industrial engineering in peerless and unmatchable manner. And this day, with me, one of my students is there. His name is Rushi Patel, and he has scored so very well in this GATE 2023 एग्जाम. बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छी रैंक इनकी आई है. तो आज आप लोग के साथ ऋषि हैं, मैं हूं, तो हम लोग मिलकर डिस्कस करने वाले हैं कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है 24 के ईएससी के गेट के सिविल सर्विस के, तो उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए. ऋषि हैज गॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड दिस इज द सेकंड टाइम ही इज राइटिंग गेट. इस टाइम पे तो इन्होंने ऑसम किया ही, इसके पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया है. ऋषि, आई वेलकम यू इन दिस सेशन. हाउ आर यू? थैंक यू सो मच सर। आई एम फाइन सर। तो आप कहाँ से हैं ऋषि बेसिकली? मैं अहमदाबाद से हूँ सर। ओके. और आप क्या किसी आईआईटी या एनआईटी वगैरह से आपने बीटेक किया है क्या? नहीं सर, मैंने अपना बीटेक एक प्राइवेट कॉलेज से किया है, अहमदाबाद से 21 में पास आउट हूँ। 2021 के पास आउट हैं आप, सर अहमदाबाद के प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया. क्या नाम है यस सर। कॉलेज का? एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अजय इंस्टीट्यूट. एलजे। एच जे. एलजे। एल जे, राइट. तो ये फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म लोक जागृति, ओके, पीपल लोक अवेयरनेस। जागृति. अच्छा, तो मतलब ये कॉलेज क्या बहुत रैंकिंग में बहुत ऊपर वगैरह आता है नहीं क्या? नहीं सर, नहीं सर, बहुत ही रैंकिंग में तो कहीं आता ही नहीं है सर। अच्छा, एक सिंपल सा जैसा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वैसा इंजीनियरिंग यस कॉलेज है. सर। 2021 में आपने पास किया. क्या आपके टोटल वो सीजीपीए वगैरह है? सीजीपीए मेरे 9.66 रहे थे। ऑसम. ऑसम. अच्छा, और इसके पहले क्या जी नीट वगैरह आपने ट्राई किया था? नहीं सर, मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया था। तो डिप्लोमा के ओके. बाद मैं लेटरल एंट्री में सीधा सेकेंड ईयर बीटेक में आया था। अच्छा, और फिर तो लैटरलिटी में तो मैथमेटिक्स वगैरह आपने नहीं पढ़ा होगा ढंग से. नहीं सर। तो फिर मैथमेटिक्स का कैसा आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे वो किया? सर काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने फिर खुद से कवर की थी, जैसे ओके. फंडामेंटल 11 12 का खुद से पढ़ा था। अच्छा. अच्छा, तो गेट आप 2021 में बीटेक भी पास किए उस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, और गेट 2021 भी आपने दिया था, राइट? यस सर। क्या रैंक आई थी आपके गेट 2021 में? सर 191। 191. ओके, इन यस। 2021. एंड ऑन दैट स्कोर तो आपको पीएसयूज भी मिलने चाहिए थे उस ईयर. हाँ सर, पीएसयूज मिले थे, मतलब मैंने ज़्यादा पीएसयूज में अप्लाई नहीं किया था, बट ओएनजीसी में किया था, ओएनजीसी मिला था मुझे। बट मुझे पीएसयू जाना नहीं था, मुझे शुरू से एमटेक ही करना था, तो मैं उस रैंक से एमटेक ज्वाइन किया आईआईएससी बेंगलोर में। आईआईएससी बैंगलोर में आपने एमटेक ज्वाइन किया 2021 में. इट मींस अभी भी आप आईआईएससी बैंगलोर में ही हैं, और यस 23 का सर। गेट आपने फिर से दिया. यस सर। अच्छा, लास्ट आपका चल रहा है, राइट? यस सर। तो ऑलरेडी आपका आईआईएससी बैंगलोर में प्लेसमेंट भी हो चुका होगा. यस सर। कहाँ प्लेस्ड हुए हैं? सर एटलास कॉपको। एटलस कॉप को. तो क्या लगभग, अगर मैं पूछना चाहूँ कि सीटीसी क्या मिल रहा होगा आपको वहाँ, मतलब मिलेगा? आ, सर ऐसे तो ओपनली सीटीसी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है। बट ऐसे ओके. इन हैंड सैलरी पीएसयू से तो ज्यादा मिलेगी, इतना मैं रफ आइडिया दे सकता हूँ। ओ माय मतलब मेरे गॉड. ओ जितने माय गॉड. जितने दोस्त ओके, वी आए कैन से उतने दैट इट विल लग रहा। बी अबाउट 15 lakhs. ठीक है, छोड़ते हैं. 15 lakhs के आसपास अनडाउटेडली अगर कोई बच्चा आईआईसी से एमटेक कर रहा है तो उसको अबाउट 15 lakhs प्लस माइनस टॉलरेंस. यू नो, आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग टीचर, तो 1 लाख का टॉलरेंस लेके चल सकते हो, प्लस या माइनस, राइट? यस सर। ओके. तो मैं ये चाहता हूँ ऋषि, इस बार आपके कितने टोटल मार्क्स बने हैं अबाउट लगभग? इस साल 83 बन रहे हैं एज पर द ऑफिशियल आंसर की। ओके. ओके, एंड यस, डेफिनेटली यू आर इन टॉप 10. अनडाउटेडली होना ही होना है आपको, मतलब 99% प्रोबेबिलिटी है कि आप टॉप 10 में तो रहेंगे ही. एक्चुअली स्टूडेंट्स, वी आर रिकॉर्डिंग द सेशन 2 दिन पहले बिफोर द रिजल्ट, तो इसलिए एग्जैक्ट फिगर पता नहीं कि रैंक क्या आएगी. बट अनडाउटेडली ही इज गोइंग टू डू ग्रेट, एंड बिलीव मी, एक प्राइवेट कॉलेज का बच्चा बेसिक की बात करें तो 10th पास करने के बाद वो डिप्लोमा करने जाता है,
और आप जानते हो डिप्लोमा में क्या होता है, देन वो लैटरल एंट्री लेता है, कितना फाइट करना पड़ा होगा ऋषि को अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्पेशली मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन होता है। देन इतना ही नहीं, वो आगे बढ़ता गया 2021 में इस तरह बीटेक में रिजल्ट आया, 2021 में उसकी रैंक 191 आ गई, और उसने छोड़ा नहीं। सोचो इसका प्यार क्या है, कंपटीशन से ऑलरेडी प्लेस्ड है। अच्छा, और किसी इस बीच में आपने कुछ एग्जाम वगैरह दिया क्या, अपार्ट सर, फ्रॉम प्लेसमेंट्स? मैंने डीआरडीओ की एग्जाम दी थी। डीआरडीओ का मेंस क्लियर हुआ है, तो उसका इंटरव्यू है अभी नेक्स्ट मंथ। एंड इसरो की जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट आई थी, उसमें भी मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, तो उसका भी इंटरव्यू मैंने दिया है। वाह, और पहले ऑलरेडी ओएनजीसी आप छोड़ चुके हैं? यस सर। यस, ठीक है। तो देखो, ये भूख होनी चाहिए बच्चों, मतलब ऑलरेडी ये सब मिल चुका है, फिर भी एक भूख है कि नहीं मुझे ये करना है। जैसा कि मुझे याद है, मैंने आपको एक बार एक टॉपर से मिलवाया था गेट में। यस सर। क्या नाम था उनका? चारमीन पटेल। चारमीन पटेल, वो भी आपके गुजरात से ही थे, राइट? क्या रैंक थी यस। उनकी शायद? 5 AR 5 थी उनकी। AIR 5 सर, गेट 2020 ना? 2019। 2019। और उससे मिलने के बाद आपको क्या कुछ प्रोत्साहन मिला था क्या? हाँ सर, मतलब मैं उनसे पर्सनली मिला था, और उनसे मिलके फर्स्ट टाइम मुझे, उससे पहले तो मैं मानता था कि ये गेट वगैरह अपने काम का नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। बट उनसे बात करके मैंने काफी इंटरेक्ट किया था, तो फिर एक फील आया कि नहीं, ही इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन जस्ट लाइक मी। अगर हम्म। ये कर सकता तो मैं भी कर ही सकता हूँ। तो वहां राइट। से एक थोड़ा बूस्टअप मिला, और काफी चीजें उन्होंने भी गाइड की थी, और काफी चीजें आपने भी क्लासरूम में बताई थी कि हम्म। कैसे प्रिपेयर हम्म। करना है। तो उस सबसे थोड़ा मोटिवेशन आया, और फिर ऐसे एक बिलीव आया कि हम भी कर सकते हैं। हम्म। और प्रिपरेशन के दौरान लाइक आपने कितना टाइम दिया था लगभग, सीरियसली? 21 के लिए, 23 के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, 23 में तो ऑलरेडी आपने जबरदस्त किया ही है। 21 में आपने मेन बेसिक बना लिया था अपना, वो कितना टाइम दिया था 191 रैंक लाने के लिए उस बार? मैंने कॉलेज के 4th सेमेस्टर से ही शुरू कर दी थी गेट की प्रिपरेशन। तो मैं कॉलेज के सब्जेक्ट्स ऑसम। के साथ साथ ही गेट के सब्जेक्ट्स पैरेलली लेके चलता था। तो पूरे 2 साल ही मैंने सीरियसली गेट की प्रिपरेशन की है। तो इन हम्म। बिटवीन, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के साथ साथ मैं बुक से गेट के रिलेटेड भी पढ़ ही लेता था, और दोनों पैरेलली चलाता था चीजें। हम्म। हम्म। एंड उसी टाइम पे आपने तगड़ा बेस बनाया। यस सर। ओके। ऐसे बच्चे जो आप 24 में गेट देंगे या उसके बाद देंगे, 25 में देंगे, बच्चे आप एक बात को समझो, बेचारा ये जो बच्चा ऋषि है अपना, 4th सेमेस्टर से ही, मीन्स एज सुन एज ही एंटर द इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि ये लैटरल एंट्री था, डिप्लोमा के बाद घुसा, इसने एक मूड बना लिया कि मेरे को गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और इसलिए ये संभव भी हो पाया। आई एम राइट ऋषि, राइट? यस कि सर। ये इस तरफ इसका रिजल्ट आया, कॉलेज का डिग्री मिली, और दूसरी तरफ इसके हाथ में था गेट का एक बहुत अच्छा रैंक, जिसके थ्रू ओएनजीसी नाम के पीएसयू को छोड़ के, क्योंकि इसके दिल की इच्छा थी कि नहीं मुझे इंटेक करना है, ये आईआईएससी पहुंचा। आईआईएससी पहुंचने के बाद भी इसने छोड़ा नहीं, इसने कहा कि नहीं, फिर से गेट दूंगा मैं। और गेट में इस बार इन्होंने जबरदस्त रैंक लाए, जबरदस्त मार्क्स लेके आए हैं। तो बच्चों, इसे सीखने की जरूरत है कि as early we will start, the more time gap we will have to get something right। क्योंकि 12-13 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, तो समय तो लगता ही है, पेशेंस रखना पड़ता है। आप अगर सोचेंगे नहीं मैं ऐसे कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लूं और कुछ गाइड्स वगैरह पढ़ लूं, शॉर्ट नोट्स पढ़ लूं, तो यू विल हैव टू गिव टाइम। एक पूरा नॉलेज एक बार गेन करना होगा आपको, देन आगे आप जितनी बार एग्जाम देते जाओगे उतना बेहतर करते चले जाओगे। आपसे ऋषि मैं एक बार ये पूछना चाहूंगा कि इस बीच में आप, ठीक है, डीआरडीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसरो का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस बार अच्छी रैंक आ गई है, इसके थ्रू भी आप बहुत कुछ इस बार कर पाएंगे। जो आपके जूनियर्स है 24 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या 25 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जरा शेयर करिए कि आप किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को लेके चलते थे, कैसे उसको पढ़ते थे। सर, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोडक्शन पढ़ाया, मटेरियल साइंस पढ़ाया, तो पढ़ने के बाद आपने क्या किया, क्या आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाया तो फिर घर पे कैसे रिवाइज किया, उसका रिवीजन के बाद क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए,
तो इसको जरा 5-10 मिनट में लेके अच्छे से अपने जूनियर्स को बताओ ताकि वो भी अच्छा कर पाए। यस। जैसा आपने बताया कि काफी लोग ऐसे शॉर्टकट्स मारने की ट्राई करते हैं, तो मेन तो है कि कभी भी आप गेट में शॉर्टकट मारने की ट्राई करेंगे तो होगा नहीं। पहले तो जैसे पूरा सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, कोई भी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी से, बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं से नोट से पढ़ रहे हैं, तो पूरा सब्जेक्ट आपको थॉरली पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम, जैसे आपने क्लासरूम में जैसे पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए, साथ साथ में मैंने नोट्स बनाई थी, डिटेल नोट्स। फिर वही नोट्स मैंने बाद में घर पे जाके सेम डे पे नहीं तो बाद में, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता था, वो सब चीजें रिवाइज करता था। और साथ साथ में मैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो रहते हैं वर्कबुक वगैरह, वो सॉल्व हम्म। करता था। और हम्म। उसके बाद मैं सब टेस्ट सीरीज लगाता था। मैंने टेस्ट सीरीज, डायरेक्ट लोग सीधा जंप कर देते फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से, जो जो मेन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट रहती है वो सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब वो मैंने हर एक टेस्ट सीरीज लगाई थी, और वहां से भी मुझे काफी सारी लर्निंग मिली थी। प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे, टेस्ट सीरीज लगाई थी, वो पूरा एक लर्निंग, जहाँ से जो जो मुझे लर्निंग मिला अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम स्टडी, वो सारा चीजें मैंने नोट डाउन की कि हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ पे ऐसे टाइप की मिस्टेक्स हो सकती है, वो सब चीजें। फिर उसके बाद मैं सारी जो लर्निंग्स थी मेरी, उसके बेसिस पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई, जो मैं रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करता था हर एक सब्जेक्ट के लिए। हर एक टेस्ट से पहले मैं सारी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता था, और जहाँ जहाँ पे फिर टेस्ट के बाद मुझे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जहाँ जहाँ मैं स्टक होता था, वहाँ वहाँ पे फिर मैं वही शॉर्ट नोट्स जाके और देख लेता था, ताकि मुझे फुल नोट्स देखने की जरूरत ना पड़े। तो एक बार ही मैंने पूरा सारे सब्जेक्ट्स, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट से पहले तो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पर स्टडी कर लिया। केवल फॉर्मूला रटना है ऐसा नहीं, कि सारे फॉर्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं, एजम्पशंस, प्रूफ वगैरह, वो सब चीज़ें स्टडी की। साथ साथ में मैं मतलब कॉलेज के लिए भी पढ़ रहा था, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी सारी लर्निंग मिली डिटेल में, जो गेट के सिलेबस से भी बाहर रहती है थोड़ी बहुत। बट वो सब चीजें मैंने लर्न की, फिर क्वेश्चंस लगाए, फिर शॉर्ट नोट्स की रिवीजन किया। उसके बाद जाके हर एक सब्जेक्ट की, मतलब उसके बाद जाके मैंने टेस्ट वगैरह लगाई, फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाई, और रिपीटेड मोड में मैं रिवीजन करता रहता था हर एक सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स। तो एक बार ही अब सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। फिर टेस्ट सीरीज वगैरह से आप स्ट्रेटेजी भी डिसाइड कर लेते हो कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, और टेस्ट सीरीज से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं। तो ये पूरी ओवरऑल लर्निंग रहती है, वो पूरी शुरू से लेके एंड तक जब आप गो थ्रू करोगे, तब जाके आपको फिर रैंक बहुत ही इजीली आ जाएगा। जैसे फिर मैंने बताया कि 21 में मैंने पूरा प्रिपरेशन किया, फिर 23 में तो मैंने कुछ प्रिपरेशन किया ही नहीं था ना, मैंने डीआरडीओ के लिए कुछ प्रिपेयर किया था। बट फिर भी जो एक लर्निंग डेवलप हो गई थी 21 में, वो मेरे साथ हमेशा, मेरे साथ अब लाइफ टाइम चलेगी। तो मैं बस शॉर्ट नोट्स जो मेरे बनाए मैं वही रिवाइज कर लेता हूँ हर बार ही, और उससे पूरी चीज मैं वापस से टच में आ जाता हूँ। ऑसम। तो स्टूडेंट्स, ऋषि का कहना ये है, बड़ा ही अच्छा इंसाइट उन्होंने शेयर किया। पहली बात कंसिस्टेंसी और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, एक एक सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी, देन यू विल प्रैक्टिस द डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। गुड बुक्स हैं, आपके टीचर्स आपको जो क्वेश्चंस देते हैं, डीपीपीज देते हैं, जैसे मैं यूआई क्यूज देता हूँ, अपकमिंग ईयर क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ये रही कि बस पीवाई क्यू सॉल्व कर लिए, बस पीवाई क्यू भी सॉल्व करना है, बट अगेन नए क्वेश्चन को अटैक करने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस, या फिर अगर आपके टीचर्स क्वेश्चन फ्रेम करके स्टैंडर्ड दे रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। और वेट नहीं करना है कि अभी मैंने मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो नवंबर में जाके टेस्ट सीरीज लिखेंगे, नहीं। अभी के अभी अगर एक सब्जेक्ट खत्म हो गया है, उस सब्जेक्ट का टेस्ट लिखिए। टेस्ट लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, मेरे से ये मिस्टेक इस क्वेश्चन में हो गई, ये मिस्टेक इस क्वेश्चन में हो गई। तो जो जो मिस्टेक्स हुए हैं, जो जो एरर्स आपने वहां पे किए हैं, उनका एक एरर बुक बना लो, एक एक नोट कर लो कि मैंने यहाँ पे ये गलती की थी। अगर उसको नोट डाउन कर लेंगे कि चलो ये फॉर्मूला भूल गए थे, उसको नोट कर लिया, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड था केल्विन में बदलना भूल गए, अगर वो नोट एक बार कर लिया ऐसी रफली, अगर आपने एक छोटे से डायरी में
अगली बार वो गलती नहीं होगी। और मैक्सिमम बच्चे, मैं आपको बता दे रहा हूं क्यों फेल होते हैं गेट के एग्जाम में। नॉलेज होता है सब्जेक्ट का, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं वो, और वो एरर बुक नहीं मेंटेन कर पाते हैं, टाइमली क्विजेस टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, वो सीधा सोचते हैं अक्टूबर में देंगे, नवंबर में देंगे। उस वजह से होता क्या है कि जब एग्जाम में बैठते हैं रियल वाले, तो वहां का जो इन्वायरमेंट होता है, अनडाउटेडली साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वहां जाके आप छोटे 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 मिस्टेक्स करते हो, पता चलता है आप जानते थे आउट ऑफ 65 क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से जानते थे, 50 आपने अटेम्प्ट भी किया, लेकिन निगेटिव मार्क बहुत ज्यादा आ गया। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जिस तरीके से ऋषि ने फॉलो किया। अब ऋषि ने चार्मिन से सीखा, क्योंकि चार्मिन की रैंक इतनी अच्छी थी। आज आपको मौका मिला है ऋषि से सीखने का, तो जो इन्होंने इनसाइट शेयर किया कि नहीं, अपने आप को परखना है कि मैं कितना जानता हूं, मेरे से गलती कहां हो रही है, और उन गलतियों को लगातार कंसिस्टेंटली सुधारते रहना है। शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है, अपने नोट्स खुद बना लेने हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आजकल का एक ट्रेंड हो गया है, बच्चे पूछते हैं सर जी नोट्स दे दो। ठीक है, कुछ बच्चे कैप्चर कर लेते हैं, कुछ बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि ठीक है, उनको लगता तो है कि कैप्चर कर लेंगे, लेकिन जब तक वो लिखते नहीं है दिमाग में घुसता नहीं। और साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप किसी चीज को 10 बार पढ़ो, एक बार लिखो, इक्विवेलेंटली वो दिमाग में घुसता है। एक महीने के लिए अगर दिमाग में बैठा रहेगा 10 बार पढ़ने के बाद, तो एक बार लिखो तो ये एक महीने बैठा रहेगा। तो लिखना जरूरी है। आप लिखते हो तो एक मसल मेमोरी आपकी डेवलप हो जाती है, दिमाग हाथ सब मिल जाता है साथ में कि अच्छा ऐसे ऐसे ये डेरिवेशन आगे की तरफ जा रहा है। ऋषि, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, गेट के एग्जाम में बच्चे एक मिस्टेक और करते हैं, उनको लगता है कि ये डेरिवेशन वाला पोर्शन है, तो इसको पूरा छोड़ ही देते हैं, लास्ट का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्या ये सही है? मोस्टली मोस्ट ऑफ जगह पे तो चल जाता है, बट पर अगर आपको बहुत ही अच्छा रैंक लाना है तो आई थिंक ये शायद तक नहीं चलेगा। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि डेरिवेशन में काफी सारे एजम्पशंस वगैरह रहते हैं, और काफी सारी चीजें रहती है जिसके कारण फाइनल वो स्टेप पे पहुंचे। अब अगर आईआईटी को ट्विस्ट करना है तो उनको पता है कि यहाँ पे बच्चे ने फाइनल फॉर्मूला रट लिया है और ये एजम्पशन है, तो वो वहां पे कुछ ट्विस्ट कर देंगे या फिर ऐसा कुछ पूछ लेंगे जो तुम्हें आपको मतलब बीच से ही कहीं से निकाल के ही सॉल्व हो सकता है। कॉन्सेप्ट जहाँ से आता है वहीं से सॉल्व हो सकता है। तो मैंने तो यूजुअली सारे मतलब जहां तक मेरे हो सकते थे मैंने सारे फॉर्मूलाज के डेरिवेशन कहीं ना कहीं से मतलब क्लासरूम में तो काफी सारे करवाए ही थे। उसके अलावा खुद से भी काफी जगह से ट्राई किया था कि डेरिवेशन देके और फॉर्मूला कहाँ से, ओरिजिन फॉर्मूला का कहाँ से हो रहा है, वो भी मेन रहता है कि उससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा आती है। राइट। तो स्टूडेंट्स, मतलब एक बार वो मैं देख रहा हूँ बच्चों का ट्रेंड ये हो रहा है कि नहीं ठीक है सर एंड रिजल्ट देख लेंगे। पिछली बार का अगर गेट का एग्जाम देखो, मिलिंग का क्वेश्चन आया था। मिलिंग में होता है लाइक एवरेज थिकनेस लिखते हैं ना, शायद एफ बाई एन जेड इंटू मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो दैट फार्मूला विल ओनली come into existence if we assume that the depth of cut is far 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 less than the diameter of the milling cutter। और ऋषि और अदर स्टूडेंट्स दे नो, पिछले साल क्वेश्चन आया, उसमें आईटी ने लिख दिया कि ये जो पॉइंट है कि स्मॉल डी डेप्थ ऑफ कट इज फार 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 लेस देन डायमीटर, ये सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो डेप्थ ऑफ कट दिया वो रेडियस से थोड़ा ही कम था। तो फॉर्मूला यूज में ही नहीं आया, और बच्चे फॉर्मूला लगाए, उनकी कहानी खत्म हो गई। और ऐसा हर बार हुआ है। तो जैसा ऋषि ने कहा, अच्छा रैंक लाना चाहते हो आप, ऋषि की तरह आईआईएससी पहुंचना चाहते हो आप, ऋषि की तरह ओएनजीसी के जॉब को छोड़ना चाहते हो, और आप ऋषि की तरह 2021 में एक बार 191 रैंक लाने के बाद फिर से ऑलमोस्ट टॉप 10 में रैंक बनाना चाहते हो 2023 में, या फिर पहली बार में ऐसा करना चाहते हो, यू हैव टू फॉलो द डेरिवेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे टीचर्स को पता रहता है कि एकदम से फटाफट फटाफट डिराइव कर दिया, वो उस तरह से रटना नहीं है। टीचर्स उसी चीज को 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए वो मसल मेमोरी है, वो आंख बंद करके लिखेंगे तो डिराइव हो जाएगा। बट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, यू हैव टू नो कि कैसे कैसे होता है। क्योंकि देखो, रैंक जो बनता है ना ट्रिपल डिजिट में, डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में, उसमें मार्क्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो 2 से 4 नंबर का। राइट। टॉप 10 में जो होंगे, मान लो कि उसका मार्क्स 83 आया, किसी का 79 अगर होगा, तो वो टॉप 10 में नहीं आ पाएगा, वो ट्रिपल डिजिट के बाहर भी जा सकता है। राइट ऋषि?
तो फाइट वहां हो जाती है 2 नंबर 4 नंबर की, और उस वजह से बहुत बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं अभी, जो जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको जैसा ऋषि बता रहे हैं, जैसा मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसा ऋषि ने 4th सेमेस्टर में स्टार्ट किया था, देन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, डिसिप्लिन रखना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी मच नेसेसरी, देन अलोंग विद दैट प्रैक्टिस एंड देन रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, और ये लगातार क्विजेस, टेस्ट सीरीज लगातार करना है। हर महीने एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट खत्म होते चले जाए। अब ऋषि मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, बच्चों के दिमाग में सवाल रहता है कि ऋषि भैया, ऋषि सर, ऋषि बॉस, आप कितने देर पढ़ते थे? आप कितने देर, चलो जैसे कि मैं आपको जब पढ़ाता था, मुझे याद है कि 4-5 घंटे के आसपास मैं आपको पढ़ाया करता था। क्लासरूम जो आपकी होती थी, 4-5 घंटे के आसपास की क्लासेस आप करते थे। उसके बाद क्या आपका रूटीन रहता था? कॉलेज भी मेंटेन करते थे, तो फिर कैसे टाइम निकालते थे और कितने घंटे लगभग पढ़ते थे? जैसे स्टार्टिंग में तो कॉलेज के साथ में कर रहा था, तो हम्म, जैसे कॉलेज में भी मेरा अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है, तो वो भी मेंटेन करना रहता है। हम्म, तो डेली मैं मतलब वीकेंड पे पूरा जो क्लासेस रहते थे उसके अलावा मैं डेली पे 2 to 3 आवर डेली लगाता था 4th से 5th सेमेस्टर में। फिर हम्म, बाद में जब बीच बीच में मुझे जब छुट्टी मिल जाती थी कॉलेज से, तो पूरे पूरे दिन 7-8 आवर्स लगा लेता था, पढ़ लेता था कुछ भी, बस नोट्स बस। रिवाइज करना या प्रैक्टिस करना। फिर बाद में जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में कॉलेज के क्लासेस तो ऑनलाइन हो गए थे, तो वो तो फिर अटेंड वेटेंड मैं करता नहीं था ज्यादा। तो पूरे पूरा टाइम मैं गेट पे लगा देता था, तो मैं ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर पर डे पढ़ता था। बट वो 6 आवर्स सिंसियर 6 आवर्स होते थे, यस 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 यस। इफेक्टिव 6 आवर्स होते थे, यस राइट? सर। 6 आवर्स अगर तू बैठे तो ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ना है। और बहुत ऐसा 12-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-3-4 घंटे का क्लास आपने किया, 5-6 घंटे की अगर लर्निंग अपनी खुद की कर ली, सेल्फ स्टडी कर लिया, इसको कंसिस्टेंट अगर आपने रखा, यस इट्स मोर देन एनफ, लाइक इतना कर लो काफी है आपके लिए। दूसरी बात, जो बीटेक के बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग, उनको पता चल गया कि टाइम निकालना पड़ता है, और अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। वो आग यस होनी चाहिए अपने अंदर की, यस आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट बाई हुक और बाई क्रुक। तो वो बहानेबाजी आपके दिमाग में आएगी ही नहीं कि सर बीटेक है, अटेंडेंस है, टाइम नहीं मिल रहा। जब टाइम मिल रहा है निकालो। वीकेंड पे पूरा टाइम मिलता है, सैटरडे संडे, सैटरडे भी नहीं मिल रहा है, संडे पूरा मिलता है। कॉलेज से लौट के मैक्सिमम 6 बजे भी घर पे पहुंचते तो रात में 6 से लेकर के एटलीस्ट 10 बजे का टाइम मिलता है। थोड़ा सुबह उठ जाओ तो 5 बजे से लेकर के 8 बजे का टाइम सुबह में मिल जाता है आपको। तो अगर टाइम निकालोगे तो टाइम निकलेगा, बट उसी टाइम को आपको पता भी नहीं चलता है, आप कहीं और वेस्ट कर देते हो। आप बाथरूम जाते हो मोबाइल लेकर के, वही रील्स देखते रह जाते हो। ठीक है, आप एक न्यूज जब देख लेते हो, उस न्यूज को 4 बार देखते हो। आप एक बार पेपर पढ़ते हो तो उसको बस पढ़ते ही हो 2 बार इस पूरे पैराग्राफ को। अरे यू सी, जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, उसी टाइम में सब कुछ करना है। टाइम के बारे में बार बार कहता हूं, शायद उसी को भी कभी मैंने बोला ही होगा, इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बट इट्स द बेस्ट गिफ्ट गिवन टू एनी पर्सन। अगर इसको तुम इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे, चांद तारे जो चाहते हो अपने लाइफ में सारे तोड़ के ला सकते हो, जैसे ऋषि ने बहुत सारे चांद तारों को छोड़ा है, राइट? ओएनजीसी को छोड़ा उसने, बड़ी बात होती है। देन उसने अपने दिल को फॉलो किया कि जाना है मेरे को, एमटेक करना है। देन ऋषि, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, लाइक वो सोचते हैं कि चलो सर इस बार 60, 65, 70, 80 कुछ आ रहा है सर, पीएसयू नहीं मिल रहा है, आईआईटी दिल्ली मिल रहा है सर, या फिर आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है, या फिर चलो ऐसे ही कहीं से घूम फिर के स्पॉट राउंड में अगर मिल रहा है, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं चला जाऊं तो एमटेक के साथ प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। बट अगर कोई बच्चा जैसे कि 60 के आसपास इस बार रुक गया होगा, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, अब वो रिपीटर्स बनेंगे, राइट ऋषि? यस और आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता है, इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, कोई बच्चा इस बार के गेट के एग्जाम में 60, 65, 70, 50 ऐसा लेके आया होगा, तो उसको क्या ड्रॉप ले लेना चाहिए, या एमटेक के साथ, क्योंकि ऑलरेडी वो 65-70 नंबर ला चुका है, कुछ उसके मिस्टेक्स हुए हैं तभी वो 80 के आसपास नहीं पहुंचा, तो क्या उसको एक अच्छा कॉलेज अगर एक अच्छी ब्रांच के साथ मिले तो उसको एमटेक के करने के साथ में प्रिपरेशन वो कर सकता है कि नहीं? क्योंकि आप तो एग्जाम्पल हो, जैसा मैं देख रहा हूं।
कि ऑलरेडी आप आए इसी में थे जहां का लोड मैं जानता हूं और कहीं से ज्यादा बेहतर होता है। यस सर। राइट। तो किस ने मैनेज किया? तो सर ऐसा है कि अगर जैसे इस रैंक पे जो जो भी एमटेक मिल रहा है, तो लोग काफी सारे लोग पहले ये मानते हैं कि एमटेक इज वर्थलेस। बट ऐसा नहीं है। पहले ये चीज समझ लो कि एमटेक में 2 साल इन्वेस्ट करना भी काफी वर्थफुल है। वहां से भी मतलब मैंने देखे है कि लोअर आईआईटी या लोअर मतलब टॉप एनआईटी से भी लोग अच्छे अच्छे प्लेसमेंट निकालते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉप कॉलेज के टॉप ब्रांच से ही लोग ने प्लेसमेंट निकाला है। मैं मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसने जिसकी रैंक मेरे से काफी कम थी और फिर वो ऐसी ब्रांच में चले गए जो बाहर से दिखती है कि इसका कोई स्कोप नहीं होगा, बट वहां जाके मेरे से बेटर प्लेसमेंट लेके निकले हैं। तो एक ये है कि अगर आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि एमटेक वर्थलेस नहीं है। बट फिर भी अगर आपका मन है, आपका ड्रीम यही है कि आपको पीएसयू में ही वर्क करना है, तो एम साथ प्रिपेयर आप कर सकते हो। एमटेक में अगर आप टॉप आईआईटीज में रहोगे तो वहां पे लोड रहेगा। स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ज्यादा लोड रहता है। बट ऐसा ही है कि अगर आप सही से सब चीजें मैनेज कर लोगे तो आप प्रिपेयर फिर से कर ही लोगे। एंड एक बार ही आपने प्रिपरेशन की है, जैसे अभी से आपको पता चल गया है कि आपके रैंक उतना नहीं बन रहा है कि आप पीएसयू में नहीं, तो अभी से फिर से शुरू कर लो। अगस्त तक एमटेक शुरू होगा, तब तक तो ऑलरेडी बहुत सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। और अगस्त के बाद थोड़ी थोड़ी करके हो जाएगा। फिर जब दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होता है, बीच में ब्रेक मिलता है दिसंबर जनवरी में, तभी भी आप अच्छे से फिर से एक बार प्रिपेयर कर सकते हो। तो ड्रॉप मैं सजेस्ट करता हूँ कि ड्रॉप लेना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एमटेक के साथ भी आप प्रिपेयर कर ही सकते हो। और साथ साथ में आपको एमटेक की जो अपॉर्चुनिटीज रहती है वो भी काफी ओपन रहती है आपके लिए। ग्रेट ऋषि। हाँ तो बच्चों, अगर इस बार वैसे कुछ 60-65 आ रहे हैं, एक ढंग का आईआईटी मिल रहा है, जाओ। फर्स्ट सेमेस्टर का लोड रहेगा, वो स्टार्ट होगा अगस्त से। तब तक अप्रैल मई जून जुलाई आपके पास है। ऑलरेडी 60 लाए यार, अप्रैल मई जून जुलाई में आप ले आओगे, 30 नंबर और ऐड हो जाएंगे तुम्हारे। और फिर दिसंबर जनवरी दबा के प्रैक्टिस कर देनी है, और बीच में शॉर्ट नोट्स का रिवीजन, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स, ऐसा हर दिन 2-2 घंटे 1-1 घंटे का टाइम निकाल के करते रहोगे, हो जाएगा। तो ड्रॉपर्स आपको भी टेंशन नहीं है, 60 जिसके आ रहे हैं, इवन 50 जिसके आ रहे हैं, अगर ढंग का आईआईटी स्पॉट रैंक में मिल गया तो जाओ। क्योंकि आईआईटीज में, आईआईसीज में, टॉप के एनआईटीज में आई हैव द डेटाज कि नाउअडेज प्लेसमेंट्स आर वेरी वेरी गुड। 10 लाख से 15 लाख के बीच का रेंज चल रहा है। जो पैकेज मिल रहा है बच्चों को, वो आपको पीएसयू में भी नहीं मिलेगा। यस। देन ऋषि, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं बीटेक में, लाइक वो घुसते ही फर्स्ट ईयर में मैं देख रहा हूं ट्रेंड बन गया है, एक सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कि मैकेनिकल में जॉब नहीं है। जबकि बच्चों बता दूं, पिछली बार जिनकी रैंक गेट में 4000 तक आई थी, भले ही गेट के थ्रू वो ना कहीं जॉब पा पाए हो, गेट के थ्रू 1000 लोग तो श्योर शॉट पिछले साल जॉब पाए हैं। एनटीपीसी में भर के वैकेंसी थी, ओएनजीसी में भर के वैकेंसी थी गेट के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट एचपीसीएल, बीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एग्जाम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब भर भर के वैकेंसी आई। और जो टॉप के लड़के थे 4000 गेट के, उनमें से अब कोई भी नहीं बचा है। लगभग लगभग जो मेहनत किए थे कहीं ना कहीं सेटल हो गए। तो वो एक गलत अवधारणा फैली हुई है कि नहीं मैकेनिकल में जॉब नहीं है, मैकेनिकल में ही दिख रही है जॉब। अभी क्यों बता रहा हूं अभी आपको, कल परसों की बात है, आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस सेशन को, अमेरिका में एक बड़ा बैंक कोलैप्स किया, एसवीपी वो ऐसा कुछ बोलते हैं। और उस एरिया में जो भी स्टार्टअप्स हैं, आईटी रिलेटेड बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वहां पे, उसको सर्विस इंडियन कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये सारी देती हैं। और वो रेसिशन की तरफ मूव करता जा रहा है। आप समझ रहा हो ना, एक बैंक एसवीबी वो बिका कितने में है, 100 रुपए में, 1 पाउंड में एचएसबीसी ने खरीदा। ये हालात हो गए उसके, जो कि बहुत सारे मनी लेंड करता था स्टार्टअप्स को, बिजनेस को। तो देखो दोस्तों, एक बात आपको समझा रहा हूं कि ये जो कोडिंग वोडिंग की तरफ आप जा रहे हो ना, फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। वो एक पीरियड था, जो लोग 2004, 5, 6, 7 में गए थे कोडिंग वोडिंग में, उन्होंने अच्छा कमा लिया। अब जो माहौल बन रहा है, रेसिशन आपको पता है, इकोनॉमिक कंडीशन पता है, ब्याज दरें बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, अमेरिकन फेड चाहे इंडियन रिजर्व बैंक हमेशा बढ़ाता चला जा रहा है, लिक्विडिटी की कमी है।
और जो आईटी सेक्टर है इंडिया का सर्विस सेक्टर है ये, और ये सर्विस इंडियन कंपनीज को नहीं देता है, मोस्टली यूरोपियन और यूएस की कंपनीज को देता है, जहां ऑलरेडी रिसेशन ऑलमोस्ट आ चुका है, सरकारें बता नहीं रही कि इट्स रिसेशन। तो अगर अभी से आप केवल कोडिंग की तरफ मुड़ जाते हो, मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, उसको छोड़ देते हो, तो बहुत पछताओगे। ऋषि, क्या मेरा कहना सही है? यस सर, काफी हद तक आपका कहना सही है कि जैसे अभी ट्रेंड बना हुआ है, सभी को दिख रहा है कि उस साइड बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं। तो पहली चीज है कि मेन जो बड़े बड़े पैकेजेस लगते हैं वो सभी को नहीं लगते। अब हम्म। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप केवल उस साइड जा रहे हो जस्ट बिकॉज कि उस साइड जॉब है और इस साइड जॉब नहीं है, और आप जबरदस्ती अपने आप को शिफ्ट कर रहे हो उस साइड, तो फिर हो सकता है कि आप वहां पे अपना 100% दे ना पाओ, और वहां की जो कंपटीशन है उसमें आप compete ना कर पाओ, क्योंकि उस फील्ड में अब धीरे धीरे डे बाय डे कंपटीशन बहुत बढ़ रही है हर एक फील्ड से। इवन नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी अब इस साइड कोडिंग एंड वो वगैरह साइड घुस रहे हैं। तो कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। एंड सेकेंड थिंग, आपने जो बताया कि रिसेशन रिसेशन के कारण मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो पूरे न्यूज में हर हर सेकंड डे अपन देख रहे हैं कि कोई बड़ी कंपनी ने इतने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, इतने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो, गलती से मैकेनिकल में आ गए हो बट सीरियसली इंटरेस्टेड हो कोडिंग वोडिंग में, देन जाओ, देन इट इज फाइन। बट जस्ट बिकॉज आपको कोडिंग कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज उसमें जॉब ज्यादा दिख रही है और आप जबरदस्ती अपने आपको अंदर घुसा रहे हो, तो हो सकता है कि आपका फ्यूचर उतना ब्राइट ना हो जितना आप अभी सोच रहे हो। और सेकेंड थिंग ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे आईआईएससी में भी इस बारी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, इस बारी जो सीएस और ये सारी फील्ड का प्लेसमेंट थोड़ा डाउन रहा है, और मैकेनिकल का प्लेसमेंट लास्ट 2-3 साल से अप आया है इस बारी। तो ये एक ट्रेंड मुझे यहाँ पे फील हुआ। तो लाइक और अभी जो एआई वगैरह आ रहे हैं, चैट जीटीपी एंड ऑल, तो उसके कारण भी काफी लोग डर रहे हैं कि उसके कारण भी काफी लोगों की जॉब चली जाएगी, कि मेजोरिटी उस फील्ड का काम एआई ही कर लेगा। तो लाइक लिटरली वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम सीएसए, सीएसए में यहाँ का एवरेज पैकेज काफी ज्यादा मैकेनिकल से, तो स्टिल ही वाज सेइंग कि अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं ओएनजीसी ले लेता, बट मुझे ओएनजीसी मिला नहीं, क्योंकि उस ब्रांच में मतलब ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब आती नहीं है। मैकेनिकल में पीएसयू की जॉब सबसे ज्यादा आती है, सबको पता है। तो अगर आपको मतलब एक गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, तो जबरदस्ती आप उस फील्ड में ना घुसे, आप मैकेनिकल में स्टे करें। अब मैकेनिकल में अभी सीन ऐसा है कि अगर आप बीटेक के बाद डायरेक्टली, अगर अच्छी कॉलेज से बीटेक नहीं है और डायरेक्टली आप जॉब लेने जा रहे हो प्राइवेट कॉलेज में, तो शायद हो सकता है कि आपको अच्छी जॉब ना मिले। बट आप सही से गेट की प्रिपरेशन कर लो, तो आपको पीएसयू जॉब या फिर एमटेक में आ जाओगे, तो यहाँ पे आईआईटी आईएससी में भर भर के अपॉर्चुनिटीज है मैकेनिकल वाले के लिए भी। तो वो एक है, उस साइड भी आप एक देख सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, तो आप समझो इस बात को कि एकदम से मूड नहीं बना लेना है कि लोग जा रहे हैं तो उस भेड़ चाल में हम भी पीछे पीछे चलते हुए चले जाएं। आपका जो दिल कहता है वो करना है, और चूंकि आपने मैकेनिकल चूज किया है, तो व्हाई नॉट टू मेक द फाउंडेशन हियर ओनली। कोडिंग तो कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो, बट बिलीव मी, आने वाले समय में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, civil is going to boom in India, because we are going to become the second biggest manufacturing hub in Asia after China. And yes, we are on the path. Government's also thinking about that way, क्योंकि उनको पता है कि सर्विस इंडस्ट्री का क्या हाल होने वाला है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ हमें जाना ही जाना है। इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं, व्हीकल में, ऑटोमोबाइल में काफी बढ़ने वाला है। तो पूरा पूरा मौका है आने वाले आपके पूरे 10 साल तक कि आप एक अच्छे जॉब को सिक्योर कर सकते हो मैकेनिकल ब्रांच के थ्रू। लास्ट पॉइंट, ऋषि, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे कि सब्जेक्ट्स, वो कहते हैं कि जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो, और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ के जाएंगे, तो क्या उससे गेट में अच्छी रैंक आ सकती है क्या? अ, अगर आप मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको ज्यादा फोकस करना है, बट ऐसा नहीं है कि आप अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पूरा पूरा छोड़ ही दो, क्योंकि हम्म। उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अच्छी रैंक लाने के लिए एक एक मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट रहती है। एंड ऋषि, मैं आपको रोकूंगा 2 मिनट के लिए बस, फिर आपके पास आता हूं मैं।
इस बार आपने भी गेट दिया, बहुत अच्छा रैंक लेके आ ही रहे हैं अनडाउटेडली, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट लेके आप आएंगे ही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखा इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ट्रेंड देखा, पिछले बार 3 मार्क्स का आया था, उसके पिछले बार 1 नंबर का आया था, और इस बार इंजीनियरिंग मटेरियल्स भर भर के आया, ऑलमोस्ट 5 मार्क्स। यस। राइट। तो ऋषि से जब मैं पूछा कि क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ज्यादा फोकस करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको छोड़ देना है। अगर वहीं से भर भर के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, राइट। यस तो सर। अच्छा रैंक उस तरह से नहीं आएगा कि एक सब्जेक्ट के अंदर पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं, और या फिर 12 सब्जेक्ट में से 7 पढ़ लेते हैं, तो फिर रैंक नहीं आएगी। आप ठीक है 40 45 50 तो कोई भी ले आता है ना, तो मैथ और एप्टीट्यूड कर लोगे, उसी से 30 आ जाते हैं, और बाकी कुछ और 4 5 मार्क्स का कर लो, 40 45 आ जाएंगे, उसमें होगा कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट सारे ही सेम तरीके से आपको पढ़ने हैं। बाय द वे ऋषि, आपको मैंने चूंकि प्रोडक्शन पढ़ाया है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ाया है, और प्रोडक्शन मटेरियल साइंस के वेटेज के बारे में आप क्या कहते हो किसी भी प्रोडक्शन एग्जाम में? प्रोडक्शन मटेरियल साइंस का वेटेज मोस्ट ऑफ एग्जाम में कब सबसे ज्यादा रहता है। और ऐसा है कि प्रोडक्शन मेरे हिसाब से सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उस पे जो फंडामेंटल्स है वो काफी इजी टू लर्न है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, जैसे थियरी ऑफ मशीन और वो सब सब्जेक्ट्स है। उसमें काफी सारी चीजें लर्न करनी है, बट उससे जो वेटेज है वो उतना ज्यादा नहीं है। आप उतने ही टाइम पे प्रोडक्शन को अच्छे से कवर कर सकते हो और आराम से 15+ का वेटेज बन जाता है। तो प्रोडक्शन एक काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रोडक्शन के कोई भी टॉपिक को तो आप छोड़े ही मत। उसके जो और ऐसा एक और चीज है कि जैसे आप प्रीवियस ईयर करते हैं, तो प्रीवियस ईयर में बाय डिफॉल्ट जिसका वेटेज ज्यादा होता है उसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रैक्टिस उस टॉपिक में ज्यादा बन जाती है। तो मेन तो चीज चीज है कि प्रीवियस ईयर को भी एक सही से देखिए, कि प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट जो भी टॉपिक्स पूछे आज तक पूछे गए वो तो एटलीस्ट आपको करने ही करने हैं, उसमें से तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। प्रोडक्शन को जब आपको मैंने पढ़ाया तो उसके बाद क्या आपको ऐसा कुछ हुआ कि रेफर और करना पड़े ज्यादा, या उससे कम, मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया हो, या फिर मैंने बहुत कम पढ़ाया हो, या उतना एनफ था आपके लिए? मैंने तो प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस के लिए आपकी नोट्स ही करी थी, उसके अलावा और कोई भी बुक वगैरह नहीं की थी। हम्म। यूजुअली जो सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ते हो तो सारा थ्योरी रहता है, वो सब चीजें कवर होती नहीं है गेट के लिए। बट हम्म। गेट के लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस में तो मैंने केवल और केवल आपकी नोट्स ही फॉलो करी थी, और मुझे उसमें से सारी चीजें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उसमें से। बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने कहीं कहीं पे बुक वगैरह रेफर की थी, बट वो भी मतलब मेरे खुद के शौक के लिए, मतलब डेरिवेशन वगैरह करने के लिए। और बट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा रहता है कि एक एक्सपीरियंस फैकल्टी जब आपको पढ़ाते हैं वो 10-15 से कलेक्ट करके एक अपने 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस जोड़ के एक नोट्स रिप्रेजेंट करता है। तो फिर आपको रहता है कि आप अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, उन पे भरोसा करो, वो जो पढ़ा रहे उस पे स्टिक रहो, और उसको कर लोगे तो फिर हो जाएगा। बाकी एक चीज और भी, जैसे पहले स्टार्टिंग में मेरे रहती थी, बट बाद में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने रियलाइज कर लिया थोड़ा कि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक्स में को भी टच करने की कोशिश करता था कि ये भी सिलेबस में है, ये भी हाँ है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट फिर हाँ। एक रियलाइज हुआ कि करने जाओगे तो प्रोडक्शन मटेरियल साइंस में तो इतनी सारी चीजें है कि आप एंडलेस है, मतलब करते ही जाओगे, खत्म ही नहीं होगी। तो इट्स ट्रू। बेटर है कि जितना पे आप फोकस करोगे उतने, जितना आ रहा है उतने पे फोकस करो। इन वर्स्ट केस अगर कहीं से क्वेश्चन आ भी जाता है जो आउट ऑफ द सिलेबस है, तो आपसे नहीं बन रहा है तो किसी और से भी नहीं बनेगा, उसको छोड़ दो। वेरी आपको 100 तो स्कोर करने नहीं है, आपको 80 स्कोर करना है। वेरी ट्रू। सो स्टूडेंट्स जो एकदम से अभी नए हो, गेट की तैयारी करना स्टार्ट करो, एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले चूज द बेस्ट टीचर्स विथ बेस्ट एक्सपीरियंस, राइट। देखो कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहाँ तक जा रही है, कॉन्सेप्ट कवरेज कहां तक जा रहा है। चूज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज एंड देन फॉलो देम इन अ डिसिप्लिन मैनर, बिकॉज अगर वो ईमानदार फैकल्टी हैं, ईमानदार टीचर्स हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पास है, मेहनत करके अगर पढ़ा रहे हैं, तो ऑलरेडी जैसा कि ऋषि ने बोला कि उन्होंने 20 सोर्सेस इकट्ठे किए होंगे, उनको पढ़ा होगा, फिर आपको पढ़ा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मोहर सर्किल, शेयर सेंटर, मर्चेंट सर्किल, ये
कोई टीचर तो डिराइव नहीं किया ना, ऑलरेडी 1947 के पहले से है, हमारे आजादी से पहले से। हमने उसको 10 जगहों से पढ़ा, 20 जगहों से समझा, सारे क्वेश्चंस देखे, और फिर एक्सपीरियंस के साथ जब 15 साल, 12 साल, 10 साल आप पढ़ा लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि ठीक है, दिस मच ऑफ विड्थ इज एनफ, ना इसके बाहर जाना है, ना इससे कम भी करना है, दैट विल बी एनफ। ठीक है, उसके बाहर अगर एक आध कभी आ भी जाएगा, आपसे नहीं सॉल्व होगा तो किसी से सॉल्व नहीं होगा। तो चूज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, फॉलो योर टीचर्स, जैसा वो कहते हैं वैसा करिए, टेस्ट लगाइए, क्विजेस लगाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कंसिस्टेंटली रिवीजन कीजिए और कंसिस्टेंटली पढ़िए, एंड यस डेफिनेटली विल सक्सेस। ऐसा कुछ ऋषि के माथे के ऊपर ऐसा सींग नहीं लगा हुआ है, ना ही ऋषि ने बीटेक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास से किया है, एक सिंपल से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने बीटेक किया, जिसका बहुत बड़ा कोई नाम भी नहीं है अहमदाबाद में, और भारत में तो आपने पहली बार ही सुना कि एलजे कॉलेज ऐसा कुछ है। तो दोस्तों, पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं पे बिहार में, भोपाल में, दिल्ली में, उनको लगता है कि मैं प्राइवेट वाला हूँ, एनआईटी वाले कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, आप उठा के लिस्ट देख लो पिछले 30 सालों का, टॉप 10 में 70% बच्चे गेट के एग्जाम में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है और इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है। जो कंसिस्टेंटली वर्क करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अल्टीमेटली अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में ऋषि, आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी बहुत सारा हेल्प लिया अपने इस गेट 2021 के रैंक के लिए, आपने लिया था जैसा कि आपने बताया मेरे को पर्सनली, और फिर 23 के लिए तो आप तो पूरा बहुत अच्छे तरीके से, बीच में थोड़ा बहुत जो मैथ इंडस्ट्रियल वगैरह करना था आपने किया। तो कैसा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज में हैं। ऑफलाइन कोचिंग कोविड के बाद आप देख रहे हो कि लोगों की रीच के थोड़ा बाहर होता चला गया। तो वी गाइस केम इन दैट पीरियड एंड यस वी हेल्प द स्टूडेंट्स अ लॉट इन रिमोट एरिया। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब स्टूडेंट्स को क्या आप सजेस्ट करेंगे जैसे कि तो फ्रेश है? या तो मैंने 21 के प्रिपरेशन की थी, तो पूरे प्रिपरेशन में मैं जब काफी जगह पे मतलब जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, तो काफी जगह पे मुझे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टीज आ रही थी। तो मैंने उस टाइम पे अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से फ्री लेक्चर्स आप अनअकैडमी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो उससे कुछ कुछ टॉपिक सिलेक्टेड मैंने, जो जहाँ पे मेरी मतलब मैं मेरा वीक सब्जेक्ट्स थे, वहाँ पे जाके मैंने कवर किया। स्पेसिफिकली मैंने इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड मैथमेटिक्स के काफ़ी टॉपिक्स अनअकैडमी से कवर किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने मैंने जैसे बताया कि मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 11-12 किया नहीं था। तो मुझे काफ़ी जगह पे 11-12 के फंडामेंटल्स भी क्लियर करने थे। तो 11-12 के फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए मैं अनअकैडमी के जेई की जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करता था। उसके मैथ्स और फिजिक्स के कुछ कुछ मतलब काफी कुछ लेक्चर्स मैंने वहां कॉन्सेप्ट्स से आप क्लियर देखे थे। करते थे? यस वाह। सर। तो ओवरऑल आपको मतलब क्या आप बच्चे को सजेस्ट कर सकते हैं जो रिमोट एरियाज में है, बहुत दूर आकर के, इवन हमारा ऑफलाइन सेंटर ऑफ दिल्ली में है, वहां अगर आके नहीं पढ़ सकते हैं, तो डू यू थिंक यस पीपल कैन गो फॉर इट? यस सर, डेफिनेटली पीपल कैन गो फॉर इट, बिकॉज कि एक तो रहता है कि क्लासरूम कोचिंग में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती है, मैंने पर्सनली फेस किया हुआ है। तो ऑनलाइन कोचिंग मुझे, स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन कोचिंग काफ़ी बेटर रहता है एज कम्पेयर टू क्लासरूम कोचिंग। एंड अदर थिंग इज कि जैसे अनअकैडमी पे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज है। जैसे मैंने पूरा प्रोडक्शन आपसे पढ़ा है, मटेरियल साइंस पढ़ा है, तो ऐसे काफ़ी सारे और भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज है जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो पीपल कैन गो फॉर इट। दैट्स ग्रेट ऋषि। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि आप आने वाले समय में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और आपने आज बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत सारा समय दे करके दो, आप अभी आईआईसी बैंगलोर में ही हैं, आपके पास समय की अनडाउटेडली बहुत कमी है, मैं समझ सकता हूँ। फिर भी आपने अपने जूनियर्स को बहुत समय दिया, बहुत प्यार से उनको समझाया, एंड आई होप जो जूनियर्स हैं आपकी इन बातों से पहले तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेटेड होंगे, और फिर आपकी कही हुई बातों का पूरा अनुसरण करेंगे। और आई होप कि वो भी आपकी तरह एक दिन मेरे साथ इस सेशन में बैठे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऋषि फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू दिस सेशन सर। विथ मी एंड बीइंग योर टीचर। आई एम वेरी 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 मच ग्लैड। ऋषि, एक विद्यार्थी, एक छात्र, एक स्टूडेंट की सफलता पे सबसे ज्यादा जो नाज होता है
माइंड मत करना, इवन पेरेंट्स से ज्यादा जो नाज होता है वो एक टीचर को होता है, यस सर। राइट? क्योंकि इनके बीच में कभी वो कंपटीशन वाली भावना नहीं आ पाती है। Yes. एक शिक्षक अपने स्टूडेंट से कम्पीट नहीं करता है, ना ही एक स्टूडेंट अपने शिक्षक से कम्पीट करता है। और एक टीचर के लिए उसकी सफलता नहीं, उसकी स्टूडेंट की सफलता उसकी अपनी सफलता है। तो आपको देख करके, आपसे बात करके, आई एम रियली फीलिंग वेरी ग्रेट, एंड थैंक यू वेरी मच for giving your insights to the students and joining this session, and thank you students for watching this session.